जो कि आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने माँ-बाप का नाम रोशन करेगी, वह आईएएस अधिकारी बनेगी। लेकिन एक दिन वह एक ऐसी गलती कर बैठती है कि जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। और जब उसके मौत की हकीकत लोगों के सामने आती है, तो कहानी निकल कर सामने आती है, वाक़ई में साथियों वो बेहद खौफ़नाक होता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय, हाज़िर हूँ ज़ुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, एक लड़की जिसका सपना आईएएस अधिकारी बनने का रहता है, लड़की एमएससी की छात्रा रहती है, लेकिन एक दिन एक ऐसी गलती कर बैठती है कि जिसकी वजह से उसका कत्ल हो जाता है। और कत्ल इतना भयावह होता है कि फिर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। वाराणसी एक ऐसा शहर जो विश्व का सबसे पुराना शहर है। धार्मिक रीति रिवाज, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन उसी शहर में एक दिन एक खौफनाक कत्ल होता है। तारीख रहती है 2 जुलाई। एक लड़की जिसका नाम रहता है अलका बिंद। अलका बेहद ही खूबसूरत लड़की, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ब्रिलियंट लड़की अपने घर से सुबह 9 बजे निकलती है। अपने माता पिता को बताती है कि उसका पेपर है, एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज जा रही है। घर से वो निकलती है, कॉलेज पहुंचती है, लेकिन फिर जब उसके घर वाले उसे फ़ोन करते हैं तो उसका कुछ पता नहीं चलता है। दोपहर 12 बज जाते हैं, उस लड़की का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। भाई जब उसका फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इधर भाई परेशान होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। हर रोज़ तो उसकी बहन उसे फ़ोन करती थी कि भैया मैं यहाँ हूँ, लेकिन उस दिन अलका ने अपने भाई को फ़ोन नहीं किया। 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, तभी कहीं से उसे फ़ोन आता है कि एक लड़की की लाश एक होटल है, वहीं पे विधान बसेरा उसके कॉलेज के पास, वहीं एक लड़की की लाश मिली है। और जैसे ही उसके घर वाले, उसका भाई, उसके पिता उस ढाबे पर पहुंचते हैं, होटल पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि जो बैग है और जो कुछ सामान दिखाई दे रहा है वो तो उसकी बहन का है। और जब अंदर जाकर देखते हैं तो जो लाश थी वह उसकी बहन अलका बिंद की थी। अब पूरा परिवार सन्न रह जाता है कि आखिर उनकी बहन एग्ज़ाम देने के लिए घर से निकली थी और फिर होटल के कमरे में वो क्या कर रही थी? आखिर उसका कत्ल कैसे हो गया? कौन था वो कातिल जिसने उसका कत्ल किया? होटल में करने क्या आई थी? अब कई सवाल थे। इधर पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही थी। दरअसल साथियों, इस घटना की शुरुआत आज से ठीक 1 साल पहले होती है। साल 2024। साल 2024 में मिर्ज़ापुर का रहने वाला शाहिब शाहिब बिंद, जो कि अलका बिंद के ही ज़ाति बिरादरी से आता था। इधर अलका की बड़ी चाचा के लड़की की शादी रहती है। उस शादी में अलका मौजूद रहती है। सब कुछ सही चल रहा था, शादी को एंजॉय कर रही थी। लेकिन उसी शादी समारोह में बाराती के रूप में मिर्ज़ापुर से जो बारात आई हुई थी, साहिब बिंद एक लड़का अपने दोस्त के बारात आया हुआ था। अब उसी बारात में शाहिब बिंद की मुलाकात होती है अलका बिंद से। अब दोनों की बातचीत होती है और फिर अब बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है कि अलका बिंद और शाहिब बिंद का आपस में अब नंबर का अदला बदली होता है। और जब नंबर का अदला बदली होता है, दोनों एक दूसरे का नंबर का आदान प्रदान करते हैं और फिर बातचीत शुरू हो जाती है। इधर लड़की रोज़ाना कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाती थी। अब शाहिब बिंद, जो कि एक गरीब परिवार का लड़का रहता है, वो मेहनत मजदूरी के लिए गुजरात के सूरत में एक कपड़ा मिल में मजदूरी का काम करता था। लेकिन अब उसे मोहब्बत हो चुकी थी अलका बिंद से। अब बारात जैसे ही घर वापस लौटती है, अब अगले दिन से साहिब और अलका एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत इस कदर आगे बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं। अब इसी बीच शाहिब बिंद अपने रोजी रोजगार के लिए फिर से सूरत चला जाता है
वहाँ काम करने लगता है, मजदूरी करने लगता है। लेकिन अलका फिर फ़ोन करती है, बातचीत करती है, और तभी होली का त्यौहार आ जाता है। अलका जिद करती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे तुमसे मिलना है। और फिर मिलने के बहाने अलका उसे अपने कॉलेज के पास उसी होटल में, उसी ढाबे के कमरे में बुलाती है। और वह मिलने के लिए इतना बेताब रहता है कि सूरत से लगभग 1500 किलोमीटर दूर अपने प्रेमिका से मिलने के लिए बनारस आता है। और जैसे ही बनारस आता है, सुबह 9 बजे अलका कॉलेज के लिए निकलती है, और कॉलेज से महज 300 मीटर की दूरी पर यह ढाबा, विधान बसेरा ढाबा, उसी होटल में एक कमरा बुक करती है और फिर अपने प्रेमी को बुलाती है। इधर साहब मिलने के लिए उस होटल में जाता है और बिना कागजात जमा किए, बिना आईडी प्रूफ के उस होटल में कमरा बुक होता है। होली पर दोनों की मुलाकात होती है। कमरे में कई घंटे दोनों बिताते हैं। उसके बाद शाम को फिर से ट्रेन पकड़ता है और फिर सूरत निकल जाता है। धीरे धीरे दोनों की प्रेम मोहब्बत आगे बढ़ती गई। सब कुछ सही चल रहा था। कुछ समय और गुजरता है, तभी नवरात्र का समय आ जाता है। लड़की फिर जिद करने लगती है और लड़का भी अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता था। नवरात्र के अवसर पर फिर से वह मिलने के लिए उसी होटल में आता है और उसी होटल में फिर अपनी प्रेमिका अलका के साथ घंटों गुजारता है। और फिर वह अपने घर जाता है और घर वालों से मुलाकात करता है। कुछ दिन घर गुजारता है और फिर सूरत मजदूरी करने के लिए निकल जाता है। समय बढ़ता गया। इधर दोनों के बीच पैसों का भी लेन देन होता रहा। सब कुछ सही चल रहा था। इधर साल 2025 आ जाता है। अब अलका कभी कभी अपने जीजा के घर भी जाया करती थी। वहां पर भी जब वो आता था तो मुलाकातें होती थी। घर पे किसी को कुछ पता नहीं था। इधर समय बीतता गया। अलका लड़के से कहती है कि उससे शादी करना चाहती है। इधर लड़का कहता है कि मैं अभी कुछ और पैसे कमाना चाहता हूँ, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। समय बीतता गया। दोनों के बीच तालमेल काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन समय के साथ साथ जैसे दिन गुजरते गए, अब अलका उससे जिद करने लगती है। शादी करना चाहती थी। अब वह फ़ोन करती है अपने प्रेमी को फिर से और कहती है कि मुझे, यानी कि 2 जुलाई 30 जून को वो फ़ोन कर बातें करती है और कहती है कि मुझे तुमसे कल मिलना है और तुम्हें आना ही होगा। अब 30 जून को शाहिब उससे कहता है ठीक है, मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ। जैसे ही 2 जुलाई को सुबह 9 बजे लड़की उस होटल के कमरे में पहुंचती है तो लड़का भी उस कमरे में पहुंचता है। होटल वाले ने बिना किसी आईडी प्रूफ के दोनों को कमरा महज 1500 रुपये में दिया था। दोनों कमरे के अंदर जाते हैं, घंटों गुजारते हैं। और इधर भाई बार बार फ़ोन कर रहा था। फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। भाई काफ़ी परेशान था। तभी तकरीबन 4 बजे के आसपास होटल कर्मचारी उस कमरे में जाता है। सोचता है कि कमरा खाली होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ लड़की आई थी वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि साहिब था। साहिब वहाँ से जा चुका था। होटल कर्मचारी सोचता है कि कमरा खाली होगा, क्यों न कमरे की साफ़ सफाई कर दी जाए। और साथियों, जैसे ही वह कमरे की साफ़ सफाई करने के लिए जाता है, देखता है कि अंदर एक लाश जो कंबल से लपेटी हुई है, चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। वह डर जाता है। भागते हुए नीचे जाकर अपने अधिकारियों को बताता है, यानी कि अपने बड़े मैनेजर को बताता है। और मैनेजर फ़ोन कर पुलिस को बताते हैं, पुलिस के बड़े अधिकारियों को बताते हैं। अब देखते ही देखते 4:10 पर वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और फिर लड़की की शिनाख्त कर वहाँ से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और लड़की की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। कॉल डिटेल्स के अनुसार अब पुलिस एक ऐसा नंबर जिस पर वो अलका बार बार बातें करती थी, उस पर पुलिस फ़ोन करती है। फ़ोन बंद आ रहा था। अब पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है और इधर बॉडी का पोस्टमार्टम लगभग 6 से 7 बजे के आसपास होता है। अगले दिन बॉडी घर वालों को सौंप दी जाती है। लेकिन अभी कातिल पकड़ा नहीं गया था। कत्ल क्यों हुआ था यह अभी किसी को पता नहीं था। सवाल कई थे। आसपास के लोग, परिजन काफ़ी हैरान थे। पढ़ने लिखने वाली बेहद सुंदर सुशील लड़की अलका का आखिर कत्ल किसने किया होगा, क्यों किया होगा।
सुबह 7:30 बजे के आसपास घर वाले बॉडी को लेकर श्मशान घाट के लिए अंतिम संस्कार के लिए निकलते हैं। लेकिन वहीं पर एक हाईवे पड़ता है। मेहदीपुर हाईवे के पास उसके बॉडी को रखकर प्रदर्शन करने लगते हैं, चक्का जाम कर देते हैं। पुलिस आती है, किसी तरह से मनाकर जल्द से जल्द कार्रवाई की बात करती है और घर वालों को, परिजनों को, आसपास के लोगों को वहाँ से दूर करती है और फिर कार्रवाई में तेजी करती है। तभी पता चलता है कि जो लोकेशन मिली है उस लड़के की, वह मिर्ज़ापुर में है। पुलिस मिर्ज़ापुर पुलिस को, यानी कि वाराणसी पुलिस मिर्ज़ापुर पुलिस को फ़ोन करती है और फिर वहाँ से मिर्ज़ापुर पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करने के लिए निकलती है। और जैसे ही निकलती है तभी लड़के को पता चल जाता है कि पुलिस आई हुई है। वह भागने की कोशिश करता है और किसी चीज़ से पुलिस पर प्रहार करता है। पुलिस अपने आत्मरक्षा के लिए, आत्म बचाव के लिए फायरिंग करती है और उसके पैरों में गोली लगती है। वो घायल हो जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर घर वालों को पता चलता है कि अपराधी पकड़ा गया है। आखिर वो कौन है? घर वाले भी जाते हैं, मीडिया भी पहुंचती है, पूछताछ होती है। तो साहिब बताता है कि वह बार बार मुझसे पैसे की मांग कर रही थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, शादी का दबाव बना रही थी। बात हद से ज़्यादा बढ़ गई, मुझे गुस्सा आ गया और मैं अपने साथ एक चाकू लेकर आया था, सब्जी काटने वाली। उसी से गलती से मैं गले पर उसके चाकू रख दिया और उसका गला कट गया। वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था और फिर उसकी मौत हो गई। और मैं समझ नहीं पाया कि मुझसे यह सब कैसे हो गया। अब साहिब बिंद बचने के लिए उसे कंबल में लपेटता है और फिर वहाँ से उसके फ़ोन, आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ लेकर वहाँ से वो फरार हो जाता है। अब जब पकड़ा जाता है तो पुलिस आईडी कार्ड, फ़ोन वगैरह सब कुछ बरामद करती है। लेकिन घर वालों का कहना है कि पुलिस झूठ बोल रही है या फिर वह व्यक्ति साहिब बिंद झूठ बोल रहा है, क्योंकि लड़की को पैसे की कमी नहीं थी। अलका बिंद घर पर काफ़ी उसका मान जान था। आसपास के लोग भी अलका बिंद की काफ़ी इज्जत करते थे। अलका पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, एमएससी कर रही थी और इतनी वह बेवकूफ़ नहीं थी, क्योंकि वह घर का काम धाम भी देखती थी, सारे पैसों का हिसाब किताब रखती थी। ऐसा वह नहीं कर सकती है। पैसों की बात गलत है। और वो लड़का कौन है? जब मिर्ज़ापुर में उसके जीजा चंद्रशेखर से जब बात होती है तो चंद्रशेखर बताते हैं कि इसके इश्क मोहब्बत अलका और साहिब के बीच जो चल रहा था, इसकी कहीं जिक्र नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़के ने किसी और कारणवश लड़की का कत्ल किया है। यह लड़की के माता पिता और उसके भाई कह रहे हैं। लेकिन पुलिस साहिब बिंद से जब पूछती है तो साहिब बिंद यही कहता है कि सिर्फ पैसे और शादी की जिद थी, इसलिए मैंने गुस्से में चाकू रखा और गलती से उसका कत्ल हो गया। लेकिन साथियों, अपराध तो अपराध होता है और फिर पुलिस जांच पड़ताल में अभी भी लगी हुई है कि कहीं कोई और कत्ल का बिंदु तो नहीं है। और पुलिस अब जो होटल कर्मचारी हैं, होटल मालिक हैं, सभी को गिरफ्तार कर, टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। फिलहाल पुलिस की जांच अभी जारी है, देखते हैं आगे क्या कुछ और निकल कर आता है। तो साथियों, कहते हैं कि कभी कभी इंसान जो चाहता है वो नहीं होता है। अलका आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन शायद उसने अपने जीवन में एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से वो आज इस दुनिया में नहीं है और उसके माँ बाप आज अपनी बेटी के लिए आंसू बहा रहे हैं। तो साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।